हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद विकास सर में। दोस्तों, आज 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स को अपन कवर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज आर्म्ड सर्विस डे फ्लैग आपका सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये कब मनाया गया? 7 दिसंबर को आपका ये सेलिब्रेटेड किया गया। तो जिसमें जो होता है, देखिए, हर साल 7 दिसंबर को देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिवस थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों व उनके परिवार के कल्याण के लिए मनाया जाता है। यह हर साल आपका जो होता है 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। तो ये हमें समझ में आया कि जो भी जवान रहते हैं उनके परिवार के लोगों को सम्मान करने के लिए, जैसे कोई जवान अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसके परिवार को सम्मान दिया जाएगा, या फिर जो जवान हैं भी, तो क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो जवान आर्मी में रहता है या एयरफोर्स में या नेवी में कहीं भी, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सेना में अगर वह किसी परिवार का कोई सदस्य रहता है तो वह परिवार काफ़ी कुछ सामना करता है। एक अपने कलेजे पर एक तरीके से पत्थर रखकर अपने परिवार के सदस्य को सेना में लोग बाग भेजते हैं कि जाइए आप देश की सेवा करिए, है ना। तो यह दिन देशवासियों को सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त शहीदों और घायल हुए सैनिकों और सैन्य कर्मियों के परिवार के कल्याण के लिए आर्थिक मदद करने का एक मौका देता है। कि यानी कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वह सेना के लिए कुछ मदद देना चाहता है या फिर कोई सैनिकों के लिए मदद देना चाहता है, जैसे कोई सैनिक शहीद हो गया है या फिर घायल हो गया है, तो उनके लिए आप चाहें तो कुछ दे सकते हैं। तो उसी लिए आपका ये मनाया जाता है हर साल 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वेयर इन राजस्थान विल राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो ये जयपुर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइजिंग राजस्थान इसको नाम दिया गया है, ये आयोजित की जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इस इन्वेस्टमेंट समिट में देश के नामचीन उद्योगपति आएंगे। इसके साथ ही 10 देशों के एम्बेसडर भी इसमें शामिल होंगे। वहीं इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कई देशों के मंत्री भी आएंगे। इन उद्योगपतियों के जयपुर आने का सिलसिला 8 दिसंबर से शुरू हो गया है। हाल ही में हुडको ने पोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम आपका शुरू किया है। तो कहाँ शुरू किया है ये? अपना छत्तीसगढ़ में शुरू करा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको ने पोषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बिलासपुर और मुंगेली जिलों के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हर बच्चे को 175 कार्य दिवसों में 200 मिलीलीटर का फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों में कुपोषण ना हो सके उसके लिए सरकार ने यह योजना आपकी शुरू की है। इस कार्यक्रम का लाभ 83 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 8,000 बच्चों को मिलेगा। इस कार्यक्रम में लड़कियों के स्कूल और आदिवासी इलाकों के स्कूलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन स्थानीय डेयरी सहकारी समितियां और उत्पादक कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिलासपुर के सरकारी स्कूल सेंट्री में 30 नवंबर को किया गया था और तभी से आपका ये लगातार इसका प्रसार आपका किया जा रहा है। जिन जिन स्कूलों को चिन्हित इसमें किया गया उन सभी स्कूलों में ये जल्दी से जल्दी आपके लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य बस यही है कि जो बच्चे हैं उनको जो कुपोषण की स्थिति उनके अंदर है वो दूर की जाए और बच्चों को पोषण मिल सके, उसी के लिए इसमें जागरूक करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसे भारत की अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हु रिसेंटली बीट अपॉइंटेड द कोच ऑफ इंडियन अंडर 20 अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम।
तो ये आपके सामने दिख रहे हैं, स्वीडन के जोकिम एलेक्जेंडरसन को आपका अंडर 20 और अंडर 17 टीम का कोच, आपका महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो भारतीय फुटबॉल महासंघ ने बृहस्पतिवार को स्वीडन के जोकिम एलेक्जेंडरसन को भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 टीम का कोच आपका नियुक्त किया है ना। तो स्वीडिश फुटबॉल संघ के बीच हुए समझौते के तहत 48 वर्षीय एलेक्जेंडरसन नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 2 महीने के अंडर 20 राष्ट्रीय शिविर से शुरू होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कई नियुक्तियां आपको लगभग पर डे हम लोग लगभग 1 से 2 नियुक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो आप लोग नोट कर लिया करिए और नोट करके आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद करते रहिए। ठीक है, अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि कई लोग स्टूडेंट्स करते हैं कि कोई भी वीडियो को देखा और वीडियो देखा उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपने मोबाइल में पटक दिया। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो नोट्स बनाए और अच्छी तरीके से उनका अध्ययन करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को लगभग 5 वर्ष के बाद आपका खोल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है दोस्तों। ये रहा आपके, ये फ्रांस का एक चर्च है जिसको अभी हाल ही में पुनः आपका खोल दिया गया है। तो ये आग की वजह से आपका नष्ट हो गया था कुछ समय पहले। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च फिर से आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसका पुनरुत्थान उद्घाटन समारोह में शनिवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ब्रिटेन की राजकुमारी विलियम नोट्रे डेम कैथेड्रल सहित 35 से अधिक विश्व के भर के नेता आपके इसमें शामिल हो। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी इसमें पेरिस आएंगे। समारोह 2 दिन 7 और 8 दिसंबर को आपका आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति इमैनुअल ग्रेजुएट्स ने सभी भागीदारों का स्वागत करेंगे और आज से आपका कार्यक्रम में समापन हो गया है 8 दिसंबर को। तो ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 2019 में आपका 15 अप्रैल को ये आपस में आग लग गई थी, जिसमें देखते देखते पूरी बिल्डिंग आपकी आग की लपेट में आने के बाद आपका ये खत्म हो गई थी। और आज इसको पुनरुद्धार करके, इसका जीर्णोद्धार करके ये नया चर्च आपका 8 दिसंबर से आपका फिर से चालू हो गया है। तो यह ऐतिहासिक इमारत आज 5 साल में फिर से पूरी तरीके से आपकी खड़ी हो गई है। इस संबंध में फ्रांस के राष्ट्रपति ने गुरुवार को टेलीविजन पर दिए गए भाषण में देश को बताया है कि नोट्रे डेम का पुनः उद्घाटन इस बात का प्रमाण है कि हम महान कार्य कर सकते हैं और हम प्रभावशाली कार्य भी कर सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में जूनियर महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर वाज द जूनियर हॉकी वुमेन्स एशिया कप 24 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो ये आपका मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आप याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग अपन कोई भी नया टूर्नामेंट या कोई भी नई समिट कहीं पर आयोजित होती है तो उसके स्थान के बारे में अपन चर्चा करते हैं, वो क्या होती है अपन उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आप लोग ये नोट करते रहेंगे कि कौन सा आयोजन कहाँ हो रहा है। अगर जैसे कोई खेल प्रतियोगिता है तो वो कहाँ हो रही है, तो ये आप अच्छे से नोट करेंगे और उसको किसने जीता ये भी आप उसमें नोट करेंगे। तो महिला जूनियर एशिया कप 2024 इससे पहले कि भारत में आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है ना? विच आईआईटी हैज़ रिसेंटली प्रिपेयर्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? तो ये आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। जैसे ये हमारे रेल मंत्री जी हैं, इनके पीछे आप जो ट्यूब देख रहे हैं ये तैयार करा गया है। ये आईआईटी मद्रास में इसको बना के तैयार किया गया। इसके अंदर से ट्रेन चलेगी और इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों को नयापन देखने को। तो ये बना के तैयार करा है। एक टेस्ट के लिए करीब 400 मीटर लंबा है आपका, 410 मीटर लंबा इस ट्रैक को बना के तैयार किया गया है। इसको चेक करेंगे, चेक करके फिर इसमें इसी टाइप की लंबे बनाए जाएंगे और फिर उसमें ट्रेन आपकी 300, 350, 500 जो भी इसमें स्पीड आपकी उस हिसाब से तैयार की जाएंगी, उसमें आपका ये बनेगा। तो यह टेस्ट ट्रैक थायूर में
आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में आपका मौजूद है। यह ट्रैक को भारतीय रेलवे आईआईटी मद्रास का आविष्कार के रूप में जाना जा रहा है। यह हाइपरलूप टीम और संस्थान में स्थापित स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप ने मिलकर आपका इसको तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भारत देश लगातार कामयाबी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में अब देश में सबसे पहला हाइपरलूप ट्रेन टेस्ट ट्रैक बन के तैयार हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी और यह ट्रैक 410 मीटर लंबा है। रेल मंत्री ने इस ट्रैक की एक वीडियो भी शेयर की है। ठीक है, तो इससे एक नयापन देखने को हम लोगों को मिलेगा कि भविष्य में कभी हम लोग भी इस ट्यूब में चलने वाली ट्रेन के अंदर सफ़र शायद कर सकेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि पहलवान बजरंग पूनिया को डोपिंग टेस्ट के लिए नमूना न देने से इनकार करने के कारण कितने साल तक के लिए निलंबित कर लिया गया है। रेसलिंग चैंपियन आपके बजरंग पूनिया हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर हाउ मैनी ईयर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव सैंपल फॉर डोपिंग टेस्ट। तो 5 साल इनके लिए किया गया और 4 साल लगातार आपके इसमें रहेंगे और 1 साल इनको एक अतिरिक्त कारावास के रूप में आपका दिया जाएगा। तो 4 साल के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया पर नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सख्त एक्शन लिया है। नाडा ने उन पर 4 साल का बैन लगाया है। बैन की वजह एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका बतौर खिलाड़ी कैरियर लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि इस दौरान वह कोचिंग भी आपकी नहीं दे पाएंगे। पूरी तरीके से उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है और 1 साल अतिरिक्त उनको दिया जाएगा, जिसमें शायद 5 साल में लगभग कोई भी आप अगर किसी क्षेत्र से अगर आप वंचित रहते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि आप उस क्षेत्र में कोई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि उनका बतौर खिलाड़ी लगभग आपका जो कैरियर है आपका वह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी आपकी दे दी है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो आपका 2027-28 के वर्ष तक आपका जारी रहेगा। इसमें आपको मतलब ये याद रखेंगे आप। केंद्रीय कैबिनेट ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जो वित्त वर्ष 27-28 होगा तब तक आपका यह जारी रहेगा। इस मिशन को अटल इनोवेशन मिशन 2 के नाम से जाना जा रहा है। इस मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब अपन इस मिशन के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं कि इस मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये हैं। नव प्रवर्तकों और उद्यमों की संख्या को बढ़ाना, यानी जो नए नए इनोवेशंस आपके हो रहे हैं, नए नए लोग बाग आपके कोई भी नई चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, नए उद्यमी यानी छोटे से छोटे बड़े बड़े जो नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, लोग बाग नए स्टार्टअप डाल रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स को आपका 22 भारतीय भाषाओं में बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। देश की 30 स्थानीय भाषा नवाचार केंद्र की स्थापना करना। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कराना। ठीक है, तो अभी जम्मू कश्मीर अब लद्दाख को हमने देखा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था। केंद्र सरकार ने उसको आपका यूनियन टेरिटरी या आपका केंद्र शासित प्रदेश में आपका कन्वर्ट कर दिया है। तो वहाँ पर भी कुछ नए कार्य किए जाना, और जैसे पूर्वोत्तर की समस्या भी हमारे सामने है, सरकार उस पर भी फोकस कर रही है। तो ऐसा कोई नया ज़िला जिसमें पूरी तरीके से एक उसको एक विशेष दर्जा दिया गया है, तो वहाँ कुछ प्रयास करना सरकार का इसके अंतर्गत लक्ष्य है। स्टार्टअप के बीच उच्च सफलता दर सुनिश्चित करना। मानव पूंजी विकास कार्यक्रम के जरिए 5500 कुशल पेशेवरों को तैयार करना इस योजना का लक्ष्य है। शोध आधारित डीप टेक रिएक्टर तैयार करना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करना इस योजना का आपका उद्देश्य है। तो ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा आपका ये सब कुछ किया जा रहा है। नीति आयोग जैसे आपको पता ही है कि पहले हमारे भारत देश में योजना आयोग हुआ करता था। तो योजना आयोग का एक नया रूप जो है वही आपका क्या है, नीति आयोग, NITI, है ना। तो केंद्र सरकार ने 2015 में इसको बनाया था।
तो नीति आयोग यह भारत सरकार का एक प्रमुख नीति आपका थिंक टैंक है। इसका काम देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। नीति आयोग के बारे में कुछ अन्य बातें अपन और जानते हैं। तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी सन 2015 को किया गया था आपका योजना आयोग को भंग करने के बाद। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, जो NITI है ना, उसको नीति शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसका जो काम है, नीति आयोग केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सलाह देता है। नीति आयोग देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और उनकी निगरानी करने का काम आपका करता है। ठीक है। नीति आयोग राज्य सरकार, विषय विशेषज्ञों, उद्योग, हितधारकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर आपका काम करता है ना। नेक्स्ट, नीति आयोग सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रमों को तैयार करता है। नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों का उद्देश्य पर आधारित है आपका। तो नीति आयोग जो है वह आपका गैर संवैधानिक इकाई है ना। तो ये कुछ नीति आयोग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रही जो आपने जानी। नीति आयोग के बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो इसी चैनल में आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। दोस्तों, ये आज तक का कुछ करंट अफेयर्स रहा जो अपन लोगों ने आज डिस्कस किया। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और इसमें आप लगातार इसको देखते रहिए। इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स के जो डेली आपको क्विज़ेस आपको मिलते हैं तो उनको भी आप लोग लगाते रहिए, अच्छी तरीके से इसको नोट करिए। आप सबको आप सबकी आगामी परीक्षाओं के लिए लक्ष्यविद विकास सर टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।